खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना ठीक है? पिज्ज़ा हो या पराठा बॉडी में कहाँ चला जाता है और कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो फूड पाइप है उसमें पैप्टिक अल्सर्स क्यों होते हैं या हमें एसिडिटी क्यों होती है? अगर आपको भी इन सारे सवालों के जवाब चाहिए हैं तो आपको इस लेक्चर को सुनना पड़ेगा। आज का लेक्चर सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये लेक्चर कोई भी देख सकता है अगर उसने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करने से पहले हमें न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की तो आपके सामने एक बड़ा अच्छा इमेज है जिसके थ्रू आप डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स को देख पा रहे हो। तो इन सभी चीज़ों से हमें ऐसा क्या मिलता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है। तो जब भी हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इन सभी कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वहाँ से एनर्जी को बनाया जाता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो उसमें से हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें से हमें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे उनको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो हमारी बॉडी को चाहिए हैं बट बहुत थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? थोड़ा कम, है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हैं। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, या मैं बात करूं प्रोटीन्स की, या मैं बात करूं फैट्स की, तो ये सारे क्या हैं? ये हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे क्या हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये हमें हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स की, जो कि हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब ऐसा तो याद नहीं रहेगा, एक एग्जाम्पल के साथ याद करते हैं। सोचिए कि आपके पास एक प्लेट है जिसमें आपने अपना पूरा एक टाइम का मील रखा है, जिसमें आपने इमेजिन करो 2-3 ब्रेड रखे हैं, उसके साथ आपने कोई वेजिटेबल भी रखी है। तो अब ज़रा सोचो कि जो आप 2 या 3 ब्रेड रख के बैठे हो, क्या उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते? तो वो आपका एक बड़ा अच्छा सोर्स है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब जो आपकी कटोरी में सब्जी है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? उसमें वेजिटेबल्स तो है ही, बट अलॉन्ग विद दैट आपके पास सॉल्ट्स भी हैं, है ना। अब वही जो सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स ही तो होते हैं। तो वो मिनरल्स, क्या मुझे ये बताओ कि जब भी आप एक कटोरी सब्जी की या दाल की खाते हो, क्या आप उसमें 1 कटोरी नमक खाते हो? नहीं ना। तो 1 कटोरी सब्जी में कितना नमक होगा? सिर्फ 1 पिंच, है ना। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हम इसी नमक को ब्रेड के साथ कंपेयर करें तो उसमें तो हमें कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना। तो साइज से ही लगा लो आप कितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो। कहाँ आप सिर्फ 1 पिंच कंज्यूम कर रहे हो सॉल्ट की, है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हमें जो चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमने क्लियर कर लिया। अब अगर आप प्रोटीन की बात करो तो आप 1 एग खाओगे कंप्लीट, या फिर आप 1 फुल ग्लास जो है मिल्क का कंज्यूम करोगे, तो वो भी आपने कितनी क्वांटिटी में लिया? क्यों लिया इतनी क्वांटिटी में? क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये थी प्रोटीन की बात। अब अगर बात करें भैया देसी घी के बने परांठे की, तो वहाँ पर बीच में भी जब स्टफिंग डालते हैं या आप ऐसे हल्का नमक वाला भी परांठा बना रहे हो तो वहाँ पर भी आप अंदर घी लगाते हो, फिर फोल्ड करते हो, फिर जब तवे पे उसको सेकते हो, फिर ऊपर नीचे, फिर भी आप उस पर कितना सारा घी लगा देते हो, फिर उसके बाद भी आप उसको मक्खन वगैरह के साथ खाते हो। भैया मज़ा ही आ गया, है ना। तो फिर कितना सारा आपने घी खाया, वो क्या है बेटा? वो फैट ही तो है, वो भी आपको ज़्यादा चाहिए। समझ में आया? तो जितनी चीज़ें आप ज़्यादा
ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं है अभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप एक पैकेट पूरा चिप्स का खा गए हो तो उसमें आपने कितना सॉल्ट खा लिया है ना, उसकी जो क्वांटिटी है बेटा वो कम ही रहेगी, ठीक है। अब जो चीज़ें आपकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए वो कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और दूसरी साइड अगर बात करें जो हमें कम अमाउंट में चाहिए हैं वो क्या है? सॉल्ट्स, जिनको हम मिनरल्स में रखेंगे। और जो विटामिन हैं वो भी हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अभी जो आपने ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे, तो इनको आपने याद रखना है। अभी मैं आपको, अगर आप ये सीक्वेंस याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फिर फैट्स, देन मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो आपको मैं बड़ा इजीली समझा पाऊंगी कि आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें कैसे डाइजेस्ट होती हैं। अब बात करते हैं, इमेजिन करो अपना फेवरेट फूड, इमेजिन करो चलो हम पिज्ज़ा ही खा रहे हैं, मैंने एक बाइट लिया और आपने भी एक बाइट लिया, और वो पिज्ज़ा आपके माउथ में फिजिकल डाइजेशन, मतलब उसका सिर्फ उसको चबाना या उसकी चर्निंग करना, उसको फिर आगे मूव करने के बाद, इतना क्या है? फिजिकल डाइजेशन। इसके बाद कहाँ पर, कैसे आपकी बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट होता है? पहले तो डाइजेशन का जो है एक सिंपल सा डेफिनेशन समझते हैं। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड जो सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। इतना आपको समझ में आ गया आई गेस। बहुत सिंपल बताया है मैंने आपको। अब हमने क्या करना है, हमारी बॉडी के अंदर इसको क्या करना है? डाइजेस्ट करना है फूड को, जो भी हमने खाया है। अब बच्चों, हमारी बॉडी बहुत एक सिस्टमैटिक वे से भगवान ने डिज़ाइन करी है, तो हमारे पास फूड के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट जगह पर डाइजेस्ट करने के लिए एक पूरा ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स से बना हुआ एक सिस्टम है, जिसमें हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की हेल्प करता हुआ या उससे हेल्प लेता हुआ काम करता है। तो हमारी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल ऑर्गन ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बोला कि खाना खाया, स्टमक में गया और डाइजेशन हो गई, ऐसा नहीं है। आपका माउथ भी जो है वहाँ से ही आपकी डाइजेशन शुरू होती है। तो यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन देखा गया है, आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है वो कहाँ पर शुरू होती है। तो इसका बेसिक सा आंसर आप लोग बताओगे कि डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ के अंदर शुरू होती है। इट्स वेरी इजी। नाउ कैसे वो डाइजेशन शुरू होती है? देखो बच्चों, डाइजेशन जो है वो दो तरह की है, एक फिजिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। कहीं पर नोट कर लेना, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। डाइजेशन जो है वो दो तरह की है, एक है फिजिकल डाइजेशन और एक है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। देखो, केमिकल से तो पता चल रहा है कि कहीं पर कोई ना कोई केमिकल ऐड होंगे। अब जो फिजिकल डाइजेशन है इसका क्या मतलब है? अब फिजिकल डाइजेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर दांतों की हेल्प से फूड को चबाना और चर्निंग करनी फिर उसकी, और उसको फिर टंग की हेल्प से पीछे की तरफ मूव करवाना, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाना। तो ये तीनों चीजें क्या है? फिजिकल डाइजेशन के अंदर आती है। तो मतलब यहाँ पर आपने क्या क्या बात करनी है? chewing, churning, then आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, और ये सब किसके अंदर आएगा बेटा? ये आएगा फिजिकल डाइजेशन के अंदर। जब भी हम केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पर हमने रोल पढ़ना है किसका? एंजाइम्स का, कि आपकी बॉडी में कौन सा एंजाइम किस न्यूट्रिएंट की डाइजेशन करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सलाइवा में से सैलिवरी एमिलेज डाइजेशन में हेल्प करता है ना, या लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो ये सिंपल जो एंजाइम्स से या केमिकल्स से आप डाइजेशन कर रहे हो, ये क्या है? ये है केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ पर हम एंजाइम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? एंजाइम्स की, या फिर कोई जूसेस की बात करेंगे। ठीक है, जूसेस की बात करेंगे, जैसे बाइल जूस की बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम एसिड की
की बात करेंगे, जैसे HCl वगैरह की बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट करें जल्दी से। तो बेटा अब हमने ये तो देखा कि डाइजेशन कितने तरह की होती है, 2 तरह की, एक है फिजिकल डाइजेशन और दूसरा क्या है, केमिकल डाइजेशन। अब फिजिकल डाइजेशन का तो हमें पता चल गया कि माउथ के अंदर हमने क्या करा, जस्ट फूड को चबाया, फिर उसकी चर्निंग करी और फिर टंग की हेल्प से उसको पीछे की तरफ धक्का मारा और अपने स्टमक में गिरा दिया, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं हम इसको। तो फिजिकल डाइजेशन में इन चीज़ों का रोल। अब हम केमिकल डाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। अब केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, अब जब फिजिकल डाइजेशन हो रही होती है तो मैंने बोला कि डाइजेशन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आपके माउथ में ही शुरू हो जाती है। तो इतना आपको समझ में आया। अब माउथ के अंदर ये डाइजेशन कैसे होती है। अब बच्चों माउथ के अंदर होने वाली डाइजेशन को समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहाँ पर मेरे पास क्या है, इन टेस्ट ट्यूब्स में मैंने क्या डाल के रखा है, स्टार्च सॉल्यूशन। तो ये मैंने पोटैटो से ही एक्सट्रैक्ट करा है। अब 2 टेस्ट ट्यूब्स में मैंने यही स्टार्च सॉल्यूशन डाला है और साथ ही में मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सलाइवा ऐड करके रखा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन है। अब पहले हम समझेंगे कि होता क्या है माउथ के अंदर, फिर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो देखो माउथ के अंदर क्या होता है, जब भी हम माउथ के अंदर डाइजेशन की बात करते हैं तो माउथ के अंदर सलाइवा ऑल द टाइम जो है वो सिक्रीट होता रहता है। वो सलाइवा कहाँ से आता है, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल तरह के ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस देते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स देते हैं जिनसे हमें डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो पहले ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। तो हमारे पास बेसिकली 3 ग्लैंड्स होते हैं ऐसे, बट आपको नाम मेंशन नहीं करने हैं, आपको जस्ट सैलिवरी ग्लैंड याद रखना है और उससे आई हुई जो सिक्रीशन है, मतलब सलाइवा जो आपका थूक है उसको याद रखना है और उसमें मौजूद बेटा जो एंजाइम है उसको याद रखना है। इस पे जो है क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, मतलब आपसे पूछा जाता है कि जो सलाइवा के अंदर एंजाइम है वो कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर जो ये आपको माउथ वाला रीजन दिखाई दे रहा है, तो इसके अराउंड यहाँ पर बेटा जो है कुछ ग्लैंड्स, मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। कौन से ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड। अब ये सैलिवरी ग्लैंड जो है वो कॉन्टिन्यूअसली आपके माउथ के अंदर सलाइवा, मतलब आपका थूक बनाता रहता है। अब ये ऐसे नहीं है कि बस भगवान को मजे आ रहे थे, अच्छा इसका माउथ ड्राई नहीं रहना चाहिए, इसको थोड़ा सा थूक दे दो, ऐसा थोड़ी है। ऐसे नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर ये सलाइवा का कुछ फंक्शन है, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब मैंने बोला कि ये जो ग्लैंड है वो कॉन्टिन्यूअसली माउथ के अंदर क्या डालता रहता है, सलाइवा। यहाँ से क्या आता है कॉन्टिन्यूअसली, सलाइवा। सलाइवा के अंदर बेटा एक स्पेशल तरह का एंजाइम कुछ नहीं होते, प्रोटीन्स ही होते हैं। अब एक स्पेशल तरह का एंजाइम यहाँ से ये हमारे माउथ में भेजता है जिसका क्या नाम है, सैलिवरी या सलाइवरी एमिलेज, ठीक है। तो ये एक एंजाइम ये हमें देता है जिसकी हेल्प से हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन होती है। अब सवाल ये है कि माउथ के अंदर क्या सारी चीज़ों की डाइजेशन हो जाती है? अगर ऐसा होता तो ये इतना बड़ा सिस्टम लेकर के भैया हम क्यों घूम रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम। ऐसा नहीं है, हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन शुरू होती है और उसका कुछ ही जो हिस्सा है वो कंप्लीट होता है। मुझे कहना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होती है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आधी डाइजेशन होती है, और वो भी किसकी, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में, याद करो हमारे पास एक प्लेट है, उसमें क्या है, आपके परांठे हैं और उनको आपने खाना शुरू किया, मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको डाइजेस्ट आपके माउथ के अंदर किया जाता है। मानो भैया आपने खाए पोटैटो की स्टफिंग वाले परांठे या फिर आपने खाया चिप्स,
तो वहां से आपको मिलेगा स्टार्च, और उस स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे हमारे माउथ के अंदर ये सैलिवरी एमिलेज। अब कैसे होगा ये देखो, आपने जो भी खाना खाया आप उसको च्यू करोगे, चार्निंग करोगे या कुछ भी। अब च्यू करने के बाद जब उसको सॉफ्ट बनाने के लिए सैलिवरी ग्लैंड में से सलाइवा आएगा जो उसको सॉफ्ट बना देगा, उसको बोलस बना देगा, तो साथ ही के साथ इस एंजाइम को भी उसमें डाल देगा। अब होता क्या है कि माउथ के अंदर जो आपने स्टार्च डाली, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है स्टार्च, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च आपने डाला, ये एक कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसको हम ऐसे ही बॉडी में नहीं रख सकते, जिसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए सिर्फ एक ही एंजाइम काम कर सकता है, वो कौन सा है? सैलिवरी एमिलेज। और यहाँ से फिर क्या बनेगा बेटा? यहाँ से क्या बनेगा? माल्टोज। क्या बनेगा? माल्टोज। अब अगर यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता तो फिर तो बात बन जाती, तो यहाँ पर बात अभी नहीं बनी है। हमारा अल्टीमेट गोल है ग्लूकोज बनाना, फिर हम बनाएंगे एटीपी, फिर मिलेगी हमें एनर्जी। बट यहाँ पर तो हमें ग्लूकोज ही नहीं मिला, तो हमारी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है बेटा। तो यहाँ पर हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की भी पार्शियल डाइजेशन हुई है। इतना समझ में आया आपको? अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि क्या ये सैलिवरी एमिलेज वाकई सलाइवा में प्रेजेंट होता है और क्या ये स्टार्च को माल्टोज में जो है वो कन्वर्ट करता है। अगर इसने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया तो बेटा हमारा जो सोल्यूशन होगा उसमें आपको कोई कलरेशन में चेंज नहीं दिखाई देगा। अगर एंजाइम वहां पर ट्यूब में प्रेजेंट ना हुआ तो स्टार्च में जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वहां पर आपको जो है वो ब्लू ब्लैक कलरेशन दिखाई देगी। तो चलिए, क्या आप तैयार हो इस एक्सपेरिमेंट के लिए? तो चलिए देखते हैं फिर इसको। अब हमारे पास यहाँ पर है स्टार्च सॉल्यूशन। अब इसको बेटा इस सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसको इस सलाइवा के साथ हम मिक्स कर देते हैं। तो जब हम इस स्टार्च वाले सॉल्यूशन को इस सलाइवा के साथ मिक्स करेंगे तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा जो सैलिवरी एमिलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर जब मैं आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगी तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो ब्लू ब्लैक कलरेशन नहीं आएगी। अब दूसरी तरफ मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने बनाकर रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टार्च सॉल्यूशन है। अब मैं दोनों में क्या डालूंगी बेटा? आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगी। अब देखते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, ये आयोडीन सॉल्यूशन अपना ऐड करते हैं। पहले हम स्टैंडर्ड में डालेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पर कलर चेंज आया है या नहीं आया है। तो हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये क्या हो गया है? ब्लू ब्लैक हो गया है। तो इसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो है वो स्टार्च प्रेजेंट है, इसमें हमने सलाइवा ऐड नहीं किया था। अब ये वो ट्यूब है जिसमें हमने सलाइवा डाला है। अब इसमें जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो देखो कि यहाँ पर जो है वो कलर चेंज होता है या नहीं होता है। आप देखो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब स्टार्च है नहीं है। अगर स्टार्च होता तो आयोडीन उसके साथ रिएक्ट करके आपको ब्लू ब्लैक कलरेशन देता जैसे यहाँ पर आया है। अब ये रिएक्शन हो चुकी है, स्टार्च जो है वो सैलिवरी एमिलेज की हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी वजह से अब जब स्टार्च ही अवेलेबल नहीं है तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो कहाँ से आएगा। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। तो आपको याद रखना है जिधर भी ब्लू ब्लैक कलर आएगा वो स्टार्च की वजह से आएगा, उसके साथ आयोडीन रिएक्ट करता है और आपको ब्लू ब्लैक कलरेशन से स्टार्च की प्रेजेंस का पता चलता है। अब इसमें स्टार्च जो है ऑलरेडी एंजाइम एक्शन की हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें जो है आप क्लियरली देख पा रहे हो कि सलाइवा में सैलिवरी एमिलेज प्रेजेंट था। तो हमने जो है फर्स्ट
स्टेप डाइजेशन का वो क्लियर कर लिया है। बढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ से देखो कि हमारे पास जब अब माउथ के अंदर आपने च्यूइंग भी कर ली है, च्योनिंग भी कर ली है, पार्शियल डाइजेशन भी कर ली है, अब क्या उसको माउथ के अंदर ही आप होल्ड करके रखोगे? नहीं। तो जितना आपने खाया है उसको आगे भेजोगे। तो यहाँ पर जो आपका जो ये आपको पाइप, फूड पाइप आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। और जो ये आपका फूड पाइप है इसमें मस्कुलर एक्टिविटी होती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास एक आधा सा फिल बलून है, आप उसको ऐसे दबा रहे हो, जिधर से दबाओगे तो एयर वहां से नीचे की तरफ रश कर जाएगी। अगर नीचे से दबाओगे, ऊपर से छोड़ दोगे तो हवा ऊपर की तरफ मूव करेगी। हमारी बॉडी में ऐसे तो नहीं होता, बस ऐसे चलता है कि आपने यहाँ से प्रेस करा, फूड नीचे, और प्रेस किया, फूड और नीचे, और प्रेस किया और नीचे। आप प्रेस नहीं करते हो, मतलब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। जब ऐसे सिकुड़ेगा, ठीक है, यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी उनकी वजह से फूड जो है वो आगे आगे मूव करेगा। अब जो ये पाइप है, जो फूड पाइप है जिसको तुम ईसोफेगस बोल रहे हो, इसके अंदर बेटा याद रखना है कोई सा भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कोई सिक्रीशंस नहीं होती, इसमें जस्ट फूड जो है वो आगे मूव करता है। तो जो ये मस्कुलर मूवमेंट हुआ है फूड को आगे स्टमक तक भेजने के लिए, इसी को तुम क्या बोलते हो? इसको तुम बोलते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो मत भूल जाना। तो ये क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। याद रखना है मसल्स की हेल्प से होता है। तो ये क्या है? मस्कुलर मूवमेंट। अब क्या होगा? जो आपने खाना खाया अब वो जाएगा बेटा इस जे शेप ऑर्गन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक। अब इसको थोड़ा इनलार्ज्ड व्यू में देखते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो कैसा दिखता है और उसका जो काम है वो क्या है। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर ये सबसे एक हम बोल सकते हैं एक खतरनाक वाला ऑर्गन है। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। कैन यू अज्यूम कि यहाँ पर आपके पास जो इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है कि 1.5 से यहाँ पर 2.0 तक की पीएच वाला एसिड आपको मिलता है। अब इतना डेंजरस एसिड अगर एक्सटर्नली आपकी बॉडी पर इसका एक ड्रॉप भी गिर जाए तो कितना ज़्यादा उसका बर्निंग इफेक्ट होता है ये आप अज्यूम कर सकते हो। अब उतना डेंजरस जो है एसिड आप ऑल द टाइम अपनी बॉडी के अंदर लेकर के घूमते हो तो भैया आप तो कितने सारे डेंजरस लोग निकले, देखो तुम, है ना। अब देखो यही एसिड जब कभी आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ फ्लो करने शुरू हो जाता है, मतलब अगर यहाँ से ये एसिड दोबारा इस पाइप में, जिसको हम फूड पाइप बोल रहे थे, अगर इसमें जाना शुरू हो जाए तभी आपको खाना खाते वक्त यहाँ पर जो है वो जलन महसूस होती है। इसी को आप बोलते हो पैप्टिक अल्सर्स। ये क्यों होते हैं इसका रीजन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अब देखो जो ये स्टमक है बेटा, ये बिल्कुल ऐसे है कि इसकी जो इंटरनल लेयर है, उस इंटरनल जो इसकी इंटरनल लाइनिंग है बेटा, वो क्या है? वो एक फ्लूइड से बनी है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। तो मतलब ऐसे मुझे बोलना चाहिए कि जो ये स्टमक की इनर वॉल है वो लाइंड है एक म्यूकस से। अब उस म्यूकस का क्या रोल है? उसका ये रोल है कि जो ये एसिड भगवान ने आपको दिया है, कहीं वो एसिड इस स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में ना आ जाए और उसकी वजह से आपका स्टमक जो है वो बर्न ना हो जाए और बाकी के ऑर्गन्स कहीं बर्न ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बीच में म्यूकस रहता है। समझ में आई बात? अब इतना डेंजरस एसिड रखा ही क्यों है? ऐसा क्यों? अब तुम लोग गोलगप्पे वाले को देख के ऐसे लार टपका देते हो, मन में आता है बस मुझे ये गोलगप्पे अभी खा लूँ अभी खा लूँ, है ना। हाइजीन भूल जाते हो तुम लोग, है ना। मेरे साथ भी होता ही होगा ऐसा। अब जब भी हम ऐसे गोलगप्पे खाते हैं तो हमें नहीं पता उस भैया ने कितना हाइजीन मेंटेन कर रखा था, या आपने कहीं से और किसी डिफरेंट तरह का फूड खाया जो हाइजीनिक नहीं था। अब उसके थ्रू आपने कोई कंटेमिनेंट या कंटेमिनेटेड आपने जब फूड खाया तो उसके थ्रू आपने कोई बैक्टीरिया जो है वो इनगल्फ कर लिया। अब
उस बैक्टीरिया को ऐसे कैसे हम अपनी बॉडी में जो है ग्रो करने देंगे, वो तो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। अब उसी बैक्टीरिया को जलाना है, उसको जलाने के लिए इस एसिड की हम हेल्प लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ऑलवेज पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन। तो पहला तो ये है कि ये क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड जर्म्स को जो है वो HCl किल करता है। तो रोल ऑफ HCl में पहला हम पॉइंट ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, एक बात तो ये हुई, तो हमारे पास और भी तो कितने सारे बैरियर्स थे, HCl ही क्यों यूज करा? तो फिर जो आप सांस लेते हो, आपको एयर में से तो कितने सारे बैक्टीरिया मिलते हैं या कितने सारे और जर्म्स आप जो है इनहेल करते हो, तो फिर क्या ये एसिड वहां पर भी काम करता है? जी हाँ, ये एसिड आपको वहां पर भी हेल्प करता है। जब भी आप सांस लेते हो तो सांस के थ्रू जो आप बैक्टीरिया अंदर लेकर के जाते हो, तो बेटा उनको भी आपके स्टमक में भेजा जाता है, अगर वो आपके नोज में क्लियर ना हो पाए। अब स्टमक में डायरेक्ट वो गिरते हैं और गिरने के बाद यही उनका हश्र होता है, फिर राम राम सत्य है उनका, ठीक है। अब आगे क्या है, अब देखो डाइजेशन में क्या रोल है। ये तो सिर्फ बैक्टीरिया को किल किया, जर्म्स को किल किया, डाइजेशन में कैसे काम कर रहा है? अब देखो, मैंने बोला था आपकी प्लेट में बहुत सारा खाना है। अब आपकी प्लेट में इमेजिन करो, या तो एक बॉइल्ड एग है या आपके पास एक ग्लास फुल ऑफ मिल्क है, तो उस मिल्क में से भी तो आपको प्रोटीन मिलेगा। अब बारी है प्रोटीन डाइजेशन की। पहले कौन सा हमने जो न्यूट्रिएंट था डाइजेस्ट करा? कार्बोहाइड्रेट। और वो क्या है, मैक्रो या माइक्रो? कमेंट में बताएं। तो अभी हम नेक्स्ट जो है प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन की डाइजेशन बेटा कहाँ पर होती है? स्टमक के अंदर। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ पर HCl के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम रहता है जो HCl के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। HCl के बिना वो कहीं पर भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल तरह का एंजाइम मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? पैप्सिन। क्या बोलते हैं? पैप्सिन। पहले ये एक्टिव नहीं होता, पहले ये सो रहा होता है, इसकी एनर्जी इतनी लो होती है, ये काम नहीं करता। मतलब ये क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तब इसको हम बोलते हैं प्रोपैप्सिन। तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोपैप्सिन। जब इसको किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तब ये अपने आप को एक्टिवेट करेगा। ओ अच्छा, प्रोटीन आ गया है, अब मुझे एक्टिवेट होना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा बेटा? ये प्रोपैप्सिन HCl की हेल्प से, इसमें रहता है HCl की हेल्प से पहले अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा? एक्टिव फॉर्म, मतलब पैप्सिन में कन्वर्ट कर लेगा। अब इस पैप्सिन को यूटिलाइज किया जाएगा। आपको जो मिल्क में से प्रोटीन मिला है, या आपने एग खाया, या कोई भी आपने सीरियल्स कंज्यूम करे हैं, तो जो आपको वहां से प्रोटीन मिला है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप एरो के ऊपर लिखोगे पैप्सिन एंजाइम, और पैप्सिन की हेल्प से आप प्रोटीन को उसके छोटे पार्ट्स यानी पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दोगे। बट हमने तो अमीनो एसिड्स बनाने हैं, क्या हमारे वो अमीनो एसिड्स बने हैं? नहीं बने। तो अब यहाँ पर भी जो है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, प्रोटीन्स को कहीं और हमें कंप्लीटली डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ पर बनी हैं उनको आगे थोड़ा और ब्रेक करेंगे। तो अब बात करने वाले हैं एक उस क्वेश्चन की जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि क्या हमें खाना खाने के बाद या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए? तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि नहीं पीना चाहिए। अगर आपको पीना है तो 1-2 सिप कंज्यूम करें, पूरा ग्लास जो है वो पानी का आप कंज्यूम ना करें। अब क्यों ना करें? देखो, जो आपके पास ये HCl है, इसका pH जो है वो बहुत मतलब कम होता है, हाईली एसिडिक pH यहाँ पर होता है। जितना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा उतना ही अच्छे से ये प्रोपैप्सिन एक्टिवेट होगा पैप्सिन में और प्रोटीन की डाइजेशन होगी। अगर आप इसमें पानी डाल दोगे तो इसका असर जो है वो कम हो जाएगा। सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो फिर यहाँ से पैप्सिन नहीं काम कर पाएगा, आपकी प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो नहीं होगी, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से बोला जाता है कि आपको पानी जो है
पूरा ग्लास भर के तुरंत खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फैट की डाइजेशन कैसे होती है। तो फैट आप बहुत कंज्यूम करते हो, आप जंक फूड बहुत खाते हो, तो फैट की डाइजेशन के लिए हमें कौन सा ऑर्गन जो है वो काम करता है, चलिए देखते हैं। जब भी कभी फैट की डाइजेशन की बात करनी होती है तब हमें लिवर की बात करनी होती है। फैटी लीवर, फैटी लीवर, फैटी लीवर, लिवर में स्वेलिंग है, ये बातें आपने सुनी होंगी। अब ये जो फैटी लिवर है ये क्यों होता है, या ये लिवर जो है वो बेसिकली क्या रोल परफॉर्म करता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपको इधर दिखाई दे रहा है और इसको अलग से भी दिखाया है, और ये जो लिवर है इसका हमने पीए भी दिखाया है। ये एक बॉस की तरह है, इसने अपना पीए रखा है, ये खुद सिर्फ क्या करेगा, काम करेगा, और बेसिकली इसकी हेल्प जो है इसका पीए करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, जिसमें होते हैं आपको स्टोन्स। अगर बहुत ज़्यादा ये फुल हो जाए तो ऑपरेशन या सर्जरी ही एक मात्र सहारा है, क्योंकि इसकी ओपनिंग डाउन साइड होती है, ऊपर की तरफ नहीं होती। तो प्लीज़ जो आप कोई भी देसी नुस्खे अपनाते रहते हो कि यहाँ से भी आप जो है बेवरेजेस या कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम कर करके आप गॉल ब्लैडर में से जो स्टोन्स हैं वो रिमूव कर दोगे तो आप गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपके फैट वगैरह की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपको जो है वो स्टोन्स वगैरह होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब जो ये लिवर है, लिवर जो है वो लिपिड्स की डाइजेशन करता है। कभी भी आप लिपिड्स की बात करो, लिपिड्स माने तेल तेल तेल, सब जगह घी घी हो रखा है, ठीक है, आपके फैट्स। तो अब फैट्स की डाइजेशन यहाँ पर होगी। जो आपने वो पराठा बनाया था ना बेटा स्टार्टिंग में, जिसमें हमने आलू की स्टफिंग करी थी, उसमें आपने बहुत सारा अंदर भी ऊपर भी क्या लगाया था, बहुत सारा घी डाला था। उसको भी तो हजम करेंगे, मोटे हो जाओगे नहीं तो फिर। अब उस घी को डाइजेस्ट जब करना है बेटा, तो ये लिवर जो है इसका बाइल जूस आपको हेल्प करेगा। याद रखना इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, बट इसके पास एक स्पेशल जूस है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। तो वो बाइल जूस जो है इसको डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बाइल जूस। तो यहाँ से जो है वो बाइल जूसेस आते हैं जो लिवर को, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो ये बाइल जूसेस हैं बेसिकली बेटा ये लिवर बनाता है और उनको स्टोर करता है ये जो गॉल ब्लैडर है। अब बाइल जूस जो है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो बाइल जूस है वो कहाँ पर बनते हैं, तो कहाँ पर बनते हैं का आंसर होगा लिवर, और स्टोर कहाँ पर होते हैं तो उसका आंसर होगा गॉल ब्लैडर। तो ये बात नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट करो। बाइल जूस जो है वो बनाता कौन है, फॉर्म्स लिवर, स्टोर कौन करता है, स्टोर्स गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो जो ये गॉल ब्लैडर है जिसको हिंदी में या पंजाबी में पित्ता बोला जाता है, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर जो है जब भी आपके अंदर बाइल जूस को स्टोर कर लेगा, जब जब लिवर ने फैट को डाइजेस्ट करना होगा तब तब जितना जितना चाहिए होगा उतना उतना बाइल जूस ये लिवर को देता रहेगा। पहले लिवर बना लेगा, इसको दे देगा कि तुम अपने पास स्टोर करके रख लो, फिर जब चाहिए होगा तुम में से मैं ले लूँगा, ठीक है। अब ऐसे ही होता रहता है। तो लार्ज जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है कौन, बाइल जूस। किसके अंदर बेटा, लिवर के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बेसिकली यही रहते हैं, सैलिवरी एमिलेज का रोल बताओ डाइजेशन में, और फिर लाइपेज का रोल पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाता है कि जो लिवर है वो क्या सिक्रीट करता है डाइजेशन में, तो आपको ये बताना होगा। तो स्क्रीनशॉट करें और बढ़ते हैं फिर आगे। हमने देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमने पढ़ी, माउथ के अंदर पार्शियल डाइजेशन हुई थी। फिर हमने जो स्टमक था उसके अंदर पार्शियल डाइजेशन करी प्रोटीन की, मतलब वहाँ से फूड को काइम बना दिया था, CHYME काइम। और फिर
जो फूड है उसकी डाइजेशन के लिए हमने लिवर की हेल्प ली और वहाँ पर हमने फैट्स की डाइजेशन करी। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये क्या है, बड़ी मात्रा में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, बट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी साथ ही चलेंगे। अभी तक जितनी डाइजेशन हमने करी है वो पार्शियल थी, आधी अधूरी डाइजेशन है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो कंप्लीट अभी आगे होगी। अब क्या है, अब हम बात करने वाले हैं पैंक्रियाज की, जो आपको मैंने यहाँ से एनलार्ज करके वहां पर बना करके दिखाया है। आपको याद रखना है कि पैंक्रियाज में से नॉट ओनली एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बट यहाँ से कुछ स्पेशल तरह के केमिकल्स मतलब हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, जो आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, मतलब आपको डायबिटिक होने से बचाते हैं, या अगर ये आपकी बॉडी में हेल्प ना करे तो डायबिटिक होने के लिए रीजन भी यही बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब मैंने बोला कि ये क्या है, पैंक्रियाज, ये क्या है, पैंक्रियाज, ठीक है। अब पैंक्रियाज में से मैंने बोला दो चीजें आती हैं, एक होते हैं बेटा हार्मोन्स और दूसरे क्या होते हैं, एंजाइम्स। क्या होते हैं, एंजाइम्स। तो अब यहाँ पर पहले बात करेंगे हार्मोन्स की, क्योंकि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। वो ऑलवेज ये होता है कि बताओ कि जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, या आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है उसमें पैंक्रियाज का क्या रोल है, पैंक्रियाज का क्या हाथ है उसके पीछे। चलिए देखते हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे रोल ऑफ पैंक्रियाज इन ब्लड शुगर रेगुलेशन। यहां मैं जब शुगर की बात कर रही हूं बेटा, तो मैं ग्लूकोज की बात कर रही हूं। किसकी बात कर रही हूं, ग्लूकोज की। अब ना तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल से ग्लूकोज को बढ़ाना है, ना हमें ऑप्टिमम लेवल से कम करना है, हमें रेगुलेट करना है। अगर बढ़ जाता है तो कम करेंगे, कम होता है तो बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि जब भी आप खाना खाते हो आप ऐसे थोड़े ना कंज्यूम करते हो, अच्छा मैंने तो बस खाना बनाया है या चॉकलेट खाई है, बस इतनी सी शुगर लूँगी मैं तो इसमें, या फिर मैंने चाय बनाई है, कभी मैंने 1 कप कंज्यूम करा, उसमें क्वांटिटी ऐसे थोड़ी ना लेते हैं, अच्छा 10 ml पीऊँगी मैं तो 15 ml पीऊँगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसमें शुगर फिक्स कर लोगे आप, ऐसे हो सकता है। कभी कभी शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, कभी कभी कम रहता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि शुगर की मैं बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ मीठे की बात कर रही हूँ, मैं सुक्रोज की बात कर रही हूँ। आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, वो भी शुगर ही है, याद रखो। तो आप जितना भी खाना खाते हो, अगर आपने ब्रेड खाया तो क्या आप कभी ऐसे फिक्स करके बनाते हो कि अच्छा इतने से साइज का ही ब्रेड खाऊंगा मैं तो इसमें से इतने ही ग्लूकोज खाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता। आपको नहीं अच्छा लगा, आप एक भी नहीं कंज्यूम करते हो, आपको ज़्यादा ही अच्छा लग जाए, आप 4 परांठे खा जाते हो, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि आपकी बॉडी में आप न्यूट्रिएंट्स का इंटेक फिक्स करके नहीं लेते हो, बॉडी उसको लेने के बाद कितना उसको यूज़ करना है, बढ़ गया तो उसको कम करेगा, कम है तो उसको बढ़ाएगा, तो वो कैसे रेगुलेट होता है उसी की बात हम कर रहे हैं। उसमें से भी स्पेसिफिकली हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। अब अगर आपके ब्लड में जो ग्लूकोज घूम रहा है, अगर उसका लेवल बढ़ जाए बेटा, वो बहुत ज़्यादा हो जाए, अब क्या होगा, अब वहाँ पर जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम उसको ऐसे घूमने नहीं देंगे। ऐसे कैसे घूमेगा, तो तेरे को तो अभी ठीक करते हैं, तेरे को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे हम। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमें पता है कि जो ये पैंक्रियाज है वो हार्मोन्स भेजता है। ये बेटा सबसे पहले एक हार्मोन भेजेगा जिसको बोलेंगे हम इंसुलिन, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन। आपने कभी देखा होगा कि जितने शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जब उनकी शुगर बढ़ जाती है तो उनको डॉक्टर जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है। अब वो इंसुलिन का इंजेक्शन ही क्यों लगाया उसने, बेटा आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नेचुरली बनता है पैंक्रियाज की हेल्प से। अब अगर एक
पर्सन का पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसका इंसुलिन नहीं बन रहा, तो क्या वो बेचारा अपने शुगर को ऐसे ही घूमने देगा, अपने ग्लूकोज को ऐसे ही घूमने देगा? फिर उसको बाहर से जो है पैसिवली जो है इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर से इंजेक्शन की हेल्प से वो इंसुलिन लेगा और उसकी बॉडी में रेगुलेशन होगी। बट हम जो नॉर्मल इंसान हैं, हम लोगों की बॉडी में जब कभी शुगर लेवल खाना खाने के बाद तुरंत एकदम बढ़ता है तो उसको कम किया जाता है। कैसे? इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है एक और शुगर की फॉर्म में, जिसको बोला जाता है ग्लाइकोजन। आपने सुना होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो खाना है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो खाना है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता था, उसको कन्वर्ट किया जाता था स्टार्च में और स्टार्च की फॉर्म में बॉडी में स्टोर किया जाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि एनिमल्स या फिर ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है या फूड है उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तब आपका आंसर होगा ग्लाइकोजन। अब यहाँ से इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके इसको आपके मसल्स में स्टोर कर देगा। समझ में आई बात? अब जैसे हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं तो अब हमारे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? हम इस ग्लाइकोजन को मसल्स में से निकाल रहे हैं और इसके ऊपर पैंक्रियास में से एक और हार्मोन को डालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन को बुलाते हैं कि तुम आओ और जो ग्लाइकोजन अब ग्लूकोज में कन्वर्ट करनी है उसको आकर के जरा तुम ठीक करो। अब पैंक्रियास नेक्स्ट हार्मोन, जब हमारे पास ग्लूकोज का क्या है लेवल कम है, ग्लूकोज लेवल जो है आपके पास लो है, जब कभी ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है तब हम क्या करते हैं? ग्लूकागॉन को बुलाते हैं। ये भी एक हार्मोन है जो ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करता है, ग्लूकागॉन। अब ये क्या करेगा? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और फिर से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, जो पहले कम हो गई थी, मतलब उसको एक ऑप्टिमम रेंज में लेकर के आएगा। सो दिस इज हाउ द पैंक्रियास इज हेल्पफुल इन द ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन। तो यहाँ से सवाल 3 नंबर में आता है भाई, 3 नंबर में, तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको दोबारा से एक बार फिर से सुनना। चलिए अब देखेंगे कि जो पैंक्रियाज है इसमें से कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं और वो कैसे डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। अब देखो बेटा, हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में जो पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पार्शियल शुगर्स हमने माउथ में डाइजेस्ट करे थे, अब उनको आगे जो है फर्दर डाइजेस्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स जो शुगर हैं उनको सिंपल शुगर में पैंक्रियास से आया हुआ एक एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? वो भी एमिलेज ही है, बट उसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक एमिलेज। ठीक है, तो ये एंजाइम यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पर भी प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन होती है। अभी भी आप बोलोगे कि यहाँ पर तो पेप्टाइड या पेप्टोन से अमीनो एसिड्स नहीं बने हैं या अमीनो एसिड्स नहीं बने हैं, ऐसा क्यों? अभी यहाँ पर भी जो वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुए थे वैसे ही पार्शियल डाइजेशन होगी। अब क्या होगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज में से ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम आएगा। इसको कैसे याद करोगे? देखो, पी इसमें आया है तो पी से प्रोटीन याद कर लेना, और जब भी कभी शुगर की डाइजेशन करनी है बेटा, जब भी कभी एमिलेज पकड़ लेना तुम। ठीक है, तो एमिलेज और लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि पैंक्रियाज में से आया तो याद कर लेना पैंक्रियाटिक, तो पैंक्रियाटिक एमिलेज और यहाँ पर ट्रिप्सिन। अब फैट्स जो वहां पर पार्शियल डाइजेस्ट हुए थे वैसे ही यहाँ पर भी पार्शियल डाइजेशन होगी, तो फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसकी हेल्प से? आप यहाँ पर हेल्प लोगे लाइपेज एंजाइम की। किसकी हेल्प लोगे आप? लाइपेज एंजाइम की। वहां पर हमने बिना एंजाइम के सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस से हमने क्या करवाया था? हमने डाइजेशन करवाई थी। अब यहाँ पर हम एंजाइम की हेल्प ले रहे हैं, किसकी? लाइपेज की। तो आपको याद रखना
रखना है कि पैंक्रियाज में से आपको 2 हार्मोन एंड 3 एंजाइम्स का रोल जो है डाइजेशन में बताना है। ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो डाइजेशन में हमें इतना ज्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप। अब हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन। अब जो ये इनर साइड बहुत ज्यादा ऐसे हम बोल सकते हैं कि फोल्डेड फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। किसी बुक में ना यहाँ पर आपको ऐसे करके ऐसे क्या होगा, यहाँ पर अपेंडिक्स मेंशन किया होगा, घबराना नहीं है। अपेंडिक्स का रोल आपने जस्ट बताना है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। अब जो ये इसका इतना पोर्शन है बेटा, इसको हम बोलते हैं रेक्टम, और जो इसकी ओपनिंग है, ये सारे कोई मान लो आप रेक्टम, और जो इसकी ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं एनस। चलिए लेबलिंग हमने कर ली है। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपके फूड की कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। जितना अभी तक आपने फूड आधा अधूरा डाइजेस्ट किया था, अब उसको क्या करता है, ये पूरा डाइजेस्ट करता है। आधे अधूरे से पूरे में डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब हमने स्टार्टिंग में बेटा क्या करा था, माउथ में स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करा था। वहां तक मैंने क्या बोला था कि वो पार्शियल डाइजेशन थी। अब उसी माल्टोज को अगर मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दूं, यही तो मेरा मकसद था। अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट डाइजेशन होगी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जिधर भी आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे तो आपको बताना है कि वहां पर एक तो कंप्लीट फूड डाइजेशन होगी और वहां से मैक्सिमम फूड में से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं यहीं पर लिख रही हूं, एक तो कंप्लीट डाइजेशन और दूसरा मैंने क्या बोला है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। अब ये बात समझ में नहीं आई है कुछ, इसको थोड़ा सा आगे चल के समझेंगे, अभी के लिए नोट करो सिर्फ। अब देखो जो माल्टोज है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो जैसा सबस्ट्रेट वैसा ही एंजाइम डाल दो, माल्टोज के ऊपर माल्टेज डाल दो। जिधर एज पढ़ोगे वहीं से समझ जाना है कि एंजाइम में है, लाइपेज में भी एज आया था, एमिलेज में भी एज आया था, प्रोटीएज में भी एज आया है। तो जिधर भी आप कहीं पर भी एज पढ़ोगे ना एंड में, तो बेसिकली वो हम किसके लिए यूज करते हैं, एंजाइम के लिए। तो यहाँ पर जो है माल्टेज नाम का एंजाइम माल्टोज के ऊपर एक्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कितना आसान था। तो नेक्स्ट, जो आपने फैट्स डाइजेस्ट करे थे किसकी हेल्प से बेटा, आपने लिवर की हेल्प ली थी, आपने फिर आगे किसकी हेल्प ली थी, अभी पैंक्रियाज की हेल्प से भी आपने फैट्स को डाइजेस्ट करा था। अब उन्हीं फैट्स को आगे पूरा डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ पर हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यहाँ पर फिर से हम लाइपेज की हेल्प लेंगे, और यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हो प्रोडक्ट पैंक्रियाज जैसा ही बना है। तो मतलब इनकी कुछ वहाँ पर भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और कुछ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना है किसकी हेल्प से, लाइपेज के एक्शन की हेल्प से। इसने किसके ऊपर एक्शन किया, इसने फैट्स के ऊपर एक्शन किया। अब बारी आती है, जो तुमने स्टमक के अंदर
एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स बनाए थे, अब उनको डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स बनाएंगे। अब वो कैसे होगा? अब यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे? हम एंजाइम पेप्टाइडेज की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? पेप्टाइडेज। पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो उसके लिए पेप्टाइडेज एंजाइम काम करेगा। तो ये था एंजाइम्स का रोल इन अ डाइजेशन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके साथ डाइजेशन तो कंप्लीट हो गई है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन की बात करी थी, जरा उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम दोबारा आएंगे किसके ऊपर? लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर हम उसको बीच में से देखें तो उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? विलाई। जिनको क्या बोला जाता है? विलाई। अब इन विलाई के अराउंड ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अब ऐसे थोड़ी ना होगा खाना खाया सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पड़ा रहा और तुम्हारी ग्रोथ हो गई। ऐसे नहीं होता बेटा। जब भी आप खाना खाओगे तो जब तक आप उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में नहीं भेजोगे तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी? आपके सारे सेल्स को एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ेगा। तो वहां से आपको आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ चैनल्स बनाने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर भेजोगे, एब्जॉर्ब करवाओगे अलग अलग जगह पर। अब यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके अराउंड, जिनको हम विलाई बोलते हैं, इनके अराउंड ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जिनमें यहाँ पर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर किधर भेज दिया जाता है? बॉडी के अंदर। अब ये विलाई फिर क्यों मौजूद है बेटा? ये फोल्डेड भी होती है और ये विलाई भी इसके अंदर आगे मौजूद होती है, सो दैट जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ सके। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी और उतना अच्छे से आपकी बॉडी को खाया हुआ खाना लगेगा, एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, समझ में आई बात? उतना ज़्यादा आपको एटीपी बना पाओगे, है ना? तो नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द रोल ऑफ villi in a small intestine? Then your answer will be that the role of villi is to increase the surface area for the absorption of nutrients and it helps to move the nutrients into the body. ठीक है, इतना याद रखना है आपने। अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास जो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बारे में जरा बात करते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, इसके अंदर खाना खाया था हमने, है ना? देखो कुछ भी आप खाते हो, अगर आप फ्रूट्स भी खाते हो, वेजिटेबल्स भी खाते हो, उनमें भी क्या होता है? वाटर तो होता है। अब जो वाटर वहां से निकलेगा उसको भी हम बॉडी में कहीं पर तो एब्जॉर्ब करेंगे ना। तो या आप वैसे वाटर पीते हो, ठीक है, तो उसको भी कहीं पे आप एब्जॉर्ब करोगे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, वो आपके वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है। तो जो आपका 90% वाटर एब्जॉर्प्शन है वो आपका कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब खाना खा लिया, जो चीज़ें वेस्ट थी, जो बॉडी को नहीं चाहिए थी, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के बाद वो कहाँ पर जाएंगे? आपका फीकल मैटर जो है वो कैसे बनता है? जो आप वेस्ट एलिमिनेट करते हो वो यहाँ पर टेम्परेरी टाइम के लिए इकट्ठा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। यहाँ पर मूव करता है और टेम्परेरी टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर होता है। जब आपको अर्ज फील होती है, मतलब ये एरिया फुल हो जाएगा वेस्ट के साथ, तभी आपको अर्ज फील होगी कि इसको बॉडी में से एलिमिनेट करो। तो बॉडी में से एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर ओपनिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनस। तो एनस के थ्रू जो फीकल मैटर है या वेस्ट मैटर है उसको बॉडी में से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक बार इसका ब्रीफ सा हम क्या करते हैं? रिविजन करते हैं। अब अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है या आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो, जो
रिवीजन है, देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। देखो मैंने बोला कि माउथ के अंदर ही डाइजेशन शुरू होती है, तो पार्शियल डाइजेशन वहाँ पर होती है। सलाइवा ऐड करके आप हार्ड फूड को दांतों के साथ चबाने के बाद उसको थोड़ा और नरम बनाते हो, मतलब उसमें सलाइवा डाल के जब उसको नरम बनाया तो उसकी जो सॉफ्ट फॉर्म वहाँ पर बनी, उसको हमने क्या बोला, बोलस। क्या बोला, बोलस। तो यहाँ पर मैं कहाँ पर लिखूँ, यहीं पर लिख देती हूँ, यहाँ पर बोलस फॉर्म कर लेती हूँ। फिर ये बोलस जो है, इसके अंदर जो ऑलरेडी आपका कार्बोहाइड्रेट था, इसकी पार्शियल डाइजेशन हो जाती है। किसकी हेल्प से, सैलिवरी एमिलेज की हेल्प से, जो कहाँ से आया था, सैलिवरी ग्लैंड से। अब उसकी पार्शियल डाइजेशन के बाद फूड को इसोफेगस में भेजा, जिसमें से धक्का मारा फूड गया स्टमक के अंदर, जो कि जे शेप ऑर्गन है, जिसके अंदर तेजाब है, HCl है, और उसके अंदर पेप्सिन एंजाइम है जो पहले सो रहा था, मतलब प्रोपेप्सिन की फॉर्म में था। अब उसको आपने एक्टिवेट करवा दिया HCl की हेल्प से। वो HCl कहाँ से आया है, स्टमक की वॉल्स में से सिक्रेट होते हैं, मतलब बेसिकली वहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही म्यूकस एंड वही HCl को सिक्रेट करते हैं, और जिसकी हेल्प से जो है फूड के अंदर अगर आपने बैक्टीरिया या फिर जर्म्स कंज्यूम कर लिए थे, उनको क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा, और प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन हो जाती है। फिर फूड में से फैट को डाइजेस्ट किया जाता है लिवर के हेल्प से। लिवर के अंदर बाइल जूस बनता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, और इसके अंदर जो है फैट्स की डाइजेशन करके पार्शियल डाइजेशन के बाद हम क्या बना देते हैं, यहाँ से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बना देते हैं। फिर यहाँ से पेंक्रियाज की बारी आती है, और पेंक्रियाज में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने बात करी थी कि ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट किया जाता है, और यहाँ पर खाने की डाइजेशन में भी एंजाइम्स का रोल हमने पढ़ा था। ब्लड शुगर लेवल में हमने 2 हार्मोन्स पढ़े थे, कौन से थे, एक था ग्लूकागॉन और दूसरा था इंसुलिन। अब आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है या कम करता है। और फिर हमने बात करी थी यहाँ पर 3 एंजाइम्स की, जो कि पार्शियल डाइजेशन ही कर रहे थे। आपने तीनों का नाम बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दें। फिर हमने बात करी थी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करता है, और यहाँ पर जो है डाइजेशन कंप्लीट भी हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने एंजाइम्स का रोल देखा था। और फिर हमने बोला लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, और जो है वाटर में से आयंस को भी मतलब एब्जॉर्ब करती है ये पोर्शन। और यहाँ पर जो फीकल मैटर है उसको भी स्टोर किया जाता है, और क्योंकि इसका लोअर पोर्शन क्या है, रेक्टम, जिसमें टेम्परेरी टाइम के लिए फीकल मैटर को स्टोर किया जाता है। जब आपका ये एरिया फुल महसूस करता है तो आपको अर्ज फील होती है, और एनस के थ्रू आप बॉडी में से वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इस सारे कंटेंट के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट PYQs, नोट्स एंड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज @NotesHQ पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और इसके रेलेवेंट प्लेलिस्ट जो है या इसके पीछे वाला जो लेक्चर है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन आस्क, आई विल डेफिनेटली आंसर दोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।